हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल भारत रिसर्च एकेडमी में। वीडियो की श्रृंखला में आज हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि एग्ज़ाम के समय हमें क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन की ये सीरीज लाए हैं, जिसमें पहला है वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला हमारा चैप्टर है और ये 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अगला पार्ट जो है नेक्स्ट डे अगला पार्ट हम लाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका शब्द, वर्ड, अर्थ और मात्रा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा शब्द हो जाएगा। ऑप्शन ए शब्द हो जाएगा। भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। भाषाविदों ने भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात किया जाए तो वर्ड कहा है। सबसे छोटी इकाई वर्ड कहा है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो हमारा क्या जवाब हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड हो जाएगा। ठीक, इसका जो है खंड हम नहीं कर सकते हैं। वर्ड का हम खंड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तालव्य वर्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, तालव्य निम्न में तालव्य वर्ड कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है आपका क, ऑप्शन छ, ग, ऑप्शन है आपका छ या च। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप जो है, ये छतरी वाला छ है, ये झरना वाला जो है, इनमें से बताइए आप कौन सा सही होगा। इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन क हो जाएगा। इसका सही जवाब क हो जाएगा, यानी तालव्य वर्ड नहीं है आपका कौन सा? क। जैसा कि आप इसका ट्रिक भी जान लीजिए। क, ता, मु, द, ओ, ना, यानी कतामुद ओना, यानी क से आपका कंठ हो जाएगा। कंठ हो जाएगा। मैं अपने तरीके से इसको तैयार किया हूँ। इस तरीके से आप भी ये देख लीजिए ट्रिक, अगर अच्छा लगे तो याद कर लीजिए। क से आपका कंठ हो जाएगा, ता से तालव्य हो जाएगा, मुंह से मूर्धा हो जाएगा, द से दंत हो जाएगा, ओ से ओष्ठ हो जाएगा और न से नासिक हो जाएगा। बाकी क वर्ग च वर्ग ऐसे आप कचटता पर उसको याद कर लीजिएगा। आइए शुरू कर आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? तो इसका ऑप्शन है आपका 44 है, 33 है, 52 है या फिर 48 है। तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ग, यानी 52 है। हिंदी भाषा में कुल लिपियां कितनी हैं? आपका 52 है, जिसमें 52 वर्ड में 11 आपका स्वर होता है। 11 क्या होता है? स्वर होता है। और 2 क्या होता है? अयोगवा होता है। 2 जो है अयोगवा होता है। ठीक, और जो है फिर 33 आपका व्यंजन होता है। 33 व्यंजन होता है और 2 होता है आपका द्विगुण। 2 आपका द्विगुण होता है। 2 द्विगुण होता है व्यंजन। ठीक, और 4 जो है आपका संयुक्ताक्षर होता है। 4 संयुक्ताक्षर होता है। तो टोटल आप इसको काउंट करेंगे तो आपका 52 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ड के प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे वर्ड शब्द दिया है, वर्ड के प्रकार होते हैं। अब आपका दिया है ह्रस्व, स्वर, प्लुत। ख आपका ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, अयोगवा, या फिर स्वर व्यंजन होगा या फिर मूल व संयुक्त वर्ड होगा। तो इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ख। याद रखिए, ये सारे जितने क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे रखे हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वर, व्यंजन और अयोगवा, ये वर्ड के प्रकार होते हैं।
वर्ड या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, वर्डों को स्वर, व्यंजन व अयोगवाह में व्यक्त किया जाता है तथा इनके व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, आपको पता होगा। ठीक, तो विकल्प के अनुसार आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ख हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है, अक्षर कहा जाता है या फिर वाक्य कहा जाता है? इसका आप जो है सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका अक्षर हो जाएगा। ऑप्शन ग अक्षर हो जाएगा। यानी व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। ठीक, यानी जिसका क्षरण न हो। ध्वनि को व्याकरण में अक्षर कहा जाता है। ठीक, वर्डों के सार्थक क्रम जो निश्चितता दे उसे शब्द कहते हैं। ठीक, एवं दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को क्या कहा जाता है? जो निश्चित अर्थ दे उसे वाक्य कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है, वाक्य। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है इसका सही जवाब आपका अक्षर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इसका आप जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन है आपका 2, 4, 6 या 8। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितनी होती हैं? ऑप्शन क हो जाएगा 2 ध्वनियाँ होती हैं। ठीक, कौन कौन सी होती हैं? एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। एक स्वर और एक व्यंजन होता है। ठीक, जो बिना किसी सहायता के उच्चारित हो सके उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है ना। और जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो उसे व्यंजन कहा जाता है। ठीक, तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अगला है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्वर कहते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। यानी अगर बात किया जाए तो हिंदी वर्णमाला को 3 भाग किए जा सकते हैं, यानी स्वर, व्यंजन तथा अयोगवाह। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर पूछे कि एक से अधिक वर्णों के मेल को तो स्वर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है, अब ये है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका क्या जवाब हो जाएगा आपका? ऑप्शन संज्ञा होगा, स्वर होगा, व्यंजन होगा या विसर्ग होगा। तो जो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? स्वर हो जाएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सभी स्वर होते हैं। अब आपका ऑप्शन है दीर्घ होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं या अघोष होते हैं। तो सभी स्वर क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी स्वर होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ऑप्शन ख आपका सही जवाब हो जाएगा, अल्प प्राण होते हैं। ठीक, अल्प प्राण मतलब इसमें हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है। अल्प प्राण में हकार जैसी ध्वनि नहीं निकलती है, जबकि महाप्राण में आप देखेंगे तो हकार जैसी ध्वनि निकलती है। ठीक है, और अल्प प्राण जो है पहला, तीसरा और पांचवा, इसका ट्रिक क्या है? 1, 3, 5 है। ठीक, एवं इसके साथ साथ अल्प प्राण की बात किया जाए तो अंतस्थ हो जाते हैं। अंतस्थ जो वर्ड होते हैं ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं तथा यहाँ पे प्लस कर लीजिए, सभी स्वर हो जाते हैं। ठीक, यही महाप्राण की बात किया जाए तो महाप्राण में ये दूसरा और चौथा होता है। ठीक, दूसरा चौथा होता है तथा सभी ऊष्म वर्ड जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सबको हम क्रमशः जो है देखते जाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन बताइए, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? अब ह्रस्व स्वरों की संख्या पूछा है, कितनी होती है? इसका जवाब दीजिए।
आपका 11 होती है, 4 होती है, 7 होती है या फिर 2 होती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। याद रखिएगा कितनी होती है? 4 होती है। ये यूपी SSSC कनिष्ठ सहायक में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। अब 4 होती है तो अब कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है अ होता है, फिर जो है आपका ई होता है, फिर ऊ होता है और फिर री होता है। अ ई ऊ री, याद रखिए ये आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक, ये 4 आपके क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक, वहीं अगर दीर्घ स्वर की बात किया जाए, दीर्घ स्वर की, तो कौन कौन सा होता है? दीर्घ स्वर में आपका आ हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, ई हो जाएगा और फिर ऊ हो जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। यहीं पे अगर संयुक्त स्वर की बात किया जाए, संयुक्त स्वर की बात किया जाए तो कौन कौन सा हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, आय हो जाएगा और ओ आओ हो जाएगा। याद रखिएगा ये संयुक्त स्वर हैं। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और ह्रस्व स्वर, इनका जो है क्या कौन कौन होते हैं ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन है आपका आ है, ओ है, ए है या आय है। तो इसका आप जवाब दीजिए, इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसका अभी ऊपर हम डिस्कस किए हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक, यानी दीर्घ स्वर में आपके आ, बड़ी, बड़ाऊ आता है। ह्रस्व स्वर में अ ई ऊ री होता है। संयुक्त स्वर में ए आय औ होता है, आपको ऊपर बताए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? अब ऑप्शन है ई, बड़ी, ए, आय। अब इसमें कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ख हो जाएगा, का बड़ी हो जाएगा। याद रखिएगा दीर्घ स्वर कौन सा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है पूछ रहा है। ऑप्शन है आपका आ है, बड़ी है, बड़ाऊ है या ओ है। इसमें कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन घ, ओ नहीं है। ठीक, देखिए स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। आपको पता है अ ई ऊ री अभी ऊपर बताए हैं, अ ई ऊ और री जो है आपके क्या होते हैं? आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक, बाकी संयुक्त स्वर को भी बताए हैं और दीर्घ स्वर को भी बताए हैं। तो रिपीट ना करते हुए अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, नहीं जिह्वा के भाग के आधार पर किया जाता है, तो निम्न में कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको कर लीजिए। अग्र स्वर नहीं आता है, मध्य स्वर नहीं आता है या पश्च स्वर या विवृत स्वर। इसका आप जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन घ, विवृत स्वर जो है जिह्वा के आधार पे इसमें नहीं आता है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक, ये आते हैं लेकिन विवृत नहीं आता है। ठीक, अब देखिए इनके आधार पे अगर देखा जाए जिह्वा के आधार पे, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर जो है ये इनका जो है जिह्वा के आधार पे हम करते हैं। ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जबकि मुख खुलने के आधार पे देखा जाए, खुलने की स्थिति में, तो इसके जो है 4 भेद होते हैं मुख खुलने के आधार पे, जिसमें आपका एक विवृत होता है, एक विवृत होता है, ठीक, एक जो है अर्ध विवृत होता है, अर्ध याद कर लीजिए, अर्ध विवृत, और एक अर्ध संवृत होता है, ये अर्ध संवृत होता है, ये अर्ध संवृत होता है और एक समृत होता है। इसका जो है आगे हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा स्वर समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्वर समृद्ध है। आपका ऑप्शन है आ, औ, ई या ऐ। अब इसमें जवाब दीजिए। तो समृद्ध, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गो, ऑप्शन गो हो जाएगा, ई है। ई जो है आपका समृद्ध स्वर है। ठीक, देखिए समृद्ध स्वर वे होते हैं जिनका उच्चारण मुख विवर यानी मुख छिद्र की लगभग बंद रहता है। इसमें जो है मुख छिद्र जो है लगभग बंद रहता है। और कौन कौन ये होते हैं, तो ये जो है ई होता है और बड़ी ई होता है, फिर ऊ होता है और बड़ा ऊ होता है। ये याद रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्जाम में, वीडियो एग्जाम या जो भी दे रहे हैं, तो इसमें ये पूछता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्ध, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है अर्ध विवृत स्वर कौन कौन सा है, कौन है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है अर्ध विवृत, तो ऑप्शन है आपका बड़ा ऊ है, आय है, आ है या ए है। तो इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ख, आय हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए अगर यहीं पे अगर बात किया जाए, आय जो है आपका ये अर्ध विवृत स्वर है। क्या है, अर्ध विवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा अर्ध समृद्ध से भी कम उठती है वे अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। ये कौन कौन होते हैं, तो ये होते हैं आय होता है, ठीक, और अ होता है, और आय और अ होता है। याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर यहीं पे बात किया जाए, अगला क्वेश्चन देखिए, उसमें हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। ऑप्शन है आपका ए, ऐ, बड़ा ऊ या ओ। तो इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर नहीं है, तो ऑप्शन ग हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन ग हो जाएगा, यानी बड़ा ऊ नहीं है। ठीक, अब यहीं पे बात कर लिया जाए संयुक्त स्वर की। अगर संयुक्त स्वर की बात किया जाए तो ये होता है आय होता है, ए होता है, आय होता है, और फिर आपका ओ होता है, फिर अ होता है। ठीक, अब ये संयुक्त स्वर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि आय का जो है योग होता है अ प्लस ई से होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगर आय की बात किया जाए तो इसका योग होता है अ प्लस ए से होता है। ठीक, अगर ओ की बात किया जाए तो अ प्लस ऊ से होता है। आओ की बात किया जाए तो इसका जो है योग होता है अ प्लस ओ से होता है। याद रखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो आप ऑप्शन क है ई, आ, औ, ऐ। इसमें आप जवाब दीजिए। तो कौन सा कंठ तालव्य स्वर है, तो इसका सही जवाब दीजिए। कौन सा हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। ऑप्शन घ हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक, यानी ऊपर भी बताए हैं ए और ऐ जो होता है ये आपके कंठ तालव्य होते हैं। क्या होते हैं, कंठ तालव्य होते हैं। ठीक, यानी अ आ का जो है योग, अ आ का आ ओ और आ का जो है उच्चारण क्या होता है, कंठ होता है, आपको याद है। और ई तथा ई का जो है उच्चारण ये तालव्य होता है, इसका तालव्य होता है। ठीक, और ये इन्हीं के योग से बनते हैं, ऊपर बताए हैं। तो याद रखिए, इसीलिए इनको हम कंठ तालव्य कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और औ का उच्चारण स्थान बताइए। ए और औ का उच्चारण स्थान बताइए। तो ऊपर बताए हैं इनका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। इसमें समय न लेते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
ये स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व या प्लूत। तो स्वरों के उच्चारण के में लगने वाले समय को कहते हैं मात्रा कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, यानी स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है? मात्रा स्वर को वर्ड कहा जाता है, समरूप ग्रेफीन कहा जाता है, या फिर रूप कहा जाता है, या शब्द। ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये थोड़ा सा इसमें ऑप्शन आपको ये समरूप ग्रेफीन नहीं समझ में आ रहा होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मात्रा स्वर को क्या कहा जाता है? इसको समरूप ग्रेफीन कहा जाता है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? समरूप ग्रेफीन हो जाएगा। ठीक, तो ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ओ औ किस प्रकार का वर्ड है? अब इसको आप बताइए, ओ औ किस प्रकार का वर्ड है? आपका ऑप्शन है तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ। ठीक, ओ औ किस प्रकार का है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा कंठोष्ठ। याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक ठीक, ओ आओ कंठोष्ठ वर्ड है। ओ आओ को अर्ध समृद्ध, ओ को जो है अर्ध समृद्ध भी कहा जाता है। जैसे इसको जो है ओ को अर्ध समृद्ध कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, अर्ध समृद्ध कहा जाता है। अगर पूछ दे अर्ध समृद्ध किसे कहा जाता है? ओ को कहा जाता है। तथा आओ को क्या कहा जाता है? इसको अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है, अर्ध विवृत भी कहा जाता है, अर्ध विवृत भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ऑप्शन है ह, छ, ओ या ऐ। तो इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऐ हो जाएगा, यानी जिसका उच्चारण कंठ और तालु से होता है। तो ये ऐ का उच्चारण जो है कंठ तालु से होता है। ठीक है, दोनों से होता है, कंठ तालु से ऊपर बताए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अब इसमें ऑप्शन बदल गया है, उ होता है, या र स होता है, या अ आ होता है, या ए ऐ होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए ऐ होता है। ठीक, इनका उच्चारण कंठ तालु से होता है। जबकि अगर इसकी बात किया जाए, उ की बात किया जाए, तो ये ओष्ठ होता है और ये मूर्धन्य होता है। र स जो है आपका मूर्धन्य होता है और ये कंठ होता है इसका। ठीक, तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ तक हमने इस श्रृंखला को पूरा किया और अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे हमने स्वर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे उनको देखे हैं। अब व्यंजन से रिलेटेड जितने भी हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, अघोष जितने हैं सबको हम देखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए।